हेलो। वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे द बॉल पोएम। ये फर्स्ट फ्लाइट में लेसन 3 के बाद, यानी कि जो द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है उसके बाद का जो एक पोएम है, उसके बाद का यह बहुत ही बेहतरीन पोएम है। लाइफ लेसन देने वाला यह पोएम है। इससे बहुत बड़ा लेसन हम सीख सकते हैं, हमें सीखना चाहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉल पोएम का एनालिसिस। दिस पोएम कैन बी इंटरप्रेटेड both literally and metaphorically. If taken literally, it is a soulful picture of little boys growing up and learning to deal with the loss of the first thing he has ever held dear. If taken metaphorically, it is the story of mankind learning to deal with the loss of their loved ones. The ball is a metaphor for everything that we think is irreplaceable in our lives. Obviously, anything irreplaceable is precious to us, and it is our responsibility to take care of those things. People taking away one's balls or one's balls getting lost is a metaphor for death. What is most precious to us is a person whom we love dearly. Hence, we always try to take care of them. But sooner or later, every man must die. For man is a mortal creature. We can do nothing to stop this process, and hence it is something we must learn to deal with. The loss of a loved one can spell a period of intense grief and depression for some of us. However, just like the little boy is brought back to his senses by the sound of the whistle, we must overcome our grief and keep living. The poet's message is that life goes on despite the death of our loved ones. देखिए, ये पोएम जो है ये लिटरली और मेटाफोरिकली दोनों ही तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। अगर लिटरली इसको इंटरप्रेट किया जाए तो लिटिल बॉय जो कि बढ़ रहा है उसका सोलफुल पिक्चर है कि वह किस प्रकार से चीज़ें जो कि उसके पास हैं उनके खोने के बाद अपने आप को महसूस करता है। जिन चीज़ों का वह पहले मालिक था, जिन चीज़ों से उसे प्रेम था, उसके खोने के बाद उसको अपने जीवन को किस प्रकार से बिताना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। और अगर मेटाफोरिकली दिया जाए तो मैनकाइंड मनुष्य जो है उसे सीखना चाहिए कि उसके जीवन में जितने भी लव्ड वंस हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल वो जाएंगे ही। उनका अपना जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेगा। अगर सुखमय है तो बाद में दुखमय होगा, अगर दुखमय है तो बाद में सुखमय होगा। यहाँ पर जो बॉल है वो एक मेटाफर है हर उस चीज़ के लिए जो कि हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन में ये इरिप्लेसेबल है। मतलब इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है हमारे जीवन में मदर फादर हैं, इनको क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं। हमारे जीवन में जो खुशियां हैं उसको दुख से रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार से इरिप्लेसेबल वो होता है जो कि हमारे लिए काफ़ी प्रीसियस होता है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन इरिप्लेसेबल चीज़ों का काफ़ी देखभाल करें बड़े ध्यान से। लोग प्रायः एक दूसरे का बॉल ले लेते हैं या एक बॉल जो है वह खो जाया करता है। तो यहाँ पर जो बॉल है इसे डेथ बोला गया है। जो हमारे लव्ड वंस होते हैं वह प्रायः हमसे बिछड़ जाते हैं मरने के बाद। सबसे ज़्यादा प्रीसियस जो है वह हम पर्सन्स के लिए ये है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं हम उनका ध्यान रखें। हमें उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जल्द या फिर बाद में हर पर्सन तो मरेगा ही। मरना तो सबको है, क्योंकि मनुष्य जो है वो मरणशील है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते हैं। ये दुनिया का चक्र है, जन्म मृत्यु, हम इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकते। हमें बस सीखना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को स्टैंड बाय मोड में रख सकें। अगर हमारा कोई लव्ड वन जो है वह हमसे बिछड़ जाता है तो बहुत दुख होता है, कुछ समय के लिए बहुत दुख होता है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे लिटिल बॉय जो है इसमें लिटिल बॉय, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका व्हिसिल बजते ही फिर वह चौकन्ना हो जाता है।
यानी कि वह समझता है कि नहीं, चलो अब जो हो गया वो हो गया, विसिल बजा तो आगे जो हमें काम करना है वो करना है। हम कभी कभी अपने दुख को भूल करके दूसरा काम करने में भिड़ जाते हैं ताकि जो बचे हुए हैं उन्हीं के साथ हम सामंजस्य बना सकें। पोएट का यहाँ मैसेज यह है कि लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट द डेथ ऑफ आवर लव्ड वंस, कि जीवन जो है वह चलता ही रहता है, भले हमारे चहेते चले जाएं। जीवन चलता रहता है तो जीवन को सही ढंग से चलाना चाहिए। ये नहीं कि कोई मर गए तो उनके गम में हमेशा चिंतित हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो जीवन खत्म हो जाएगा जल्द ही। ऐसा नहीं होना चाहिए। द बॉल पोएम का सेंट्रल आइडिया देखिए। द पोएट वॉचेज अ यंग बॉय playing with his ball. The next minute, his ball rolls away from him and falls into the water of the harbor. As the boy watches his ball disappear, he can also feel his childhood slip away from him. He feels himself growing up very fast as he learns that loss is a part of everyday life and that life goes on despite it. The sight of the sad little boy pains the poet, but he knows that growing up is an unavoidable process. अब इस पोएम में जो पोएट हैं वह एक यंग बॉय को देखते हैं, वह बॉल से खेल रहा होता है। अगले ही क्षण उस लड़के के हाथ से बॉल छूट जाता है। छूट करके वह उछलते हुए, मैरिली डांसिंग करते हुए वह हार्बर के पानी में चला जाता है। बंदरगाह जहाँ पर के समुद्री जहाज जाकर रुकते हैं उस पानी में चला जाता है। लड़का जो है वह देख रहा है कि बॉल जो है वह गायब हो रहा है, तो वह फील करता है उसी प्रकार से जैसे बॉल गायब हो रहा है, उसी प्रकार से उसका बचपन का जो दिन है वह गायब होता जा रहा है, वह बड़ा होता जा रहा है, बचपना खत्म होती जा रही है। वह यह महसूस करता है कि वो बड़ा ही फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है और सीख रहा है। हर रोज़ हम लाइफ में कुछ ना कुछ लॉस करते हैं और लाइफ जो है वह बढ़ता ही रहता है, चाहे लॉस हो या गेन हो। तो हमें लॉस के टाइम में भी लाइफ को उसी प्रकार से लेना चाहिए। ये नहीं कि लाइफ का इम्पोर्टेंट जो है प्रेजेंट वह बर्बाद होता जा रहा है, पास्ट को सोच सोच करके, तो फ्यूचर तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। द साइट ऑफ द सैड लिटिल बॉय पेन्स द पोएट। तो उस छोटे लड़के को जब कष्ट में देखते हैं तो पोएट जो है वो दुखी होते हैं, लेकिन वह जानते हैं, ही नोज दैट ग्रोइंग अप इज़ एन अनएवॉइडेबल प्रोसेस, कि बढ़ना जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। कोई आदमी यह सोचे कि मैं अब बढ़ूँ ही नहीं, उम्र मेरा नहीं बढ़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर यह पॉसिबल होता तो सभी आदमी जवान ही रहना चाहता, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, तो कोई मरता ही नहीं। अब हम लोग देखें द बॉल पोएम का थीम, लॉस ऑफ इनोसेंस, यानी कि जो भोलापन है, भोलापन की कमी। For the little boy in this poem, his ball is the first thing he has ever held dear. However, he has never even considered the possibility that he might one day lose his ball. It is only when he realizes that it was his responsibility to keep the ball safe and that he has failed. The boy quickly realizes that everything he will ever own will be his responsibility. He also realizes that things will get lost from time to time and money cannot replace them. As he is learning these lessons, he is growing up. He will never again be as innocent he was before the loss of his ball. He will never be naive enough not to feel the pressure of his responsibilities. This is an excruciating thing for the poet to watch. जो छोटा लड़का है इस पोएम में, उसका बॉल खो जाता है। वो बॉल से बहुत प्रेम करता है क्योंकि उस बॉल से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, वह खेलता है। कहता है जबकि वह कभी भी कंसिडर नहीं किया था कि ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि एक दिन उसका गेंद खो जाएगा। वह रियलाइज़ तब किया जब गेंद खो गया, तब वह रियलाइज़ किया कि बॉल को सेफली रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में वह फेल कर गया। लड़का जो है वो क्विकली रियलाइज़ करता है कि हर चीज़, एवरीथिंग ही विल एवर ऑन विल बी हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जो चीज़ उसकी है उसको सही रखना, अच्छे से रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वह यह भी रियलाइज़ करता है कि वस्तुएं जो हैं वह समय समय पर खो जाती हैं और मनी जो है उन वस्तुओं को वापस नहीं कर सकता है। मनी अगर वस्तु को वापस भी कर दे तो वस्तु से जुड़ा हुआ फीलिंग्स वापस नहीं कर सकता है। वह लेसन सीख रहा था कि वह बड़ा हो रहा है,
उसके मन का भोलापन खत्म हो रहा है। वह पहले जितना इनोसेंट था उतना अब इनोसेंट फिर कभी नहीं होगा। जैसे लॉस हो गया बॉल का, वह गेन नहीं होगा, वैसे ही कहता है ही विल नेवर बी नेव इनफ नॉट टू फील द प्रेशर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले कभी भी वह रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा या रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रेशर को नहीं समझा। तो पोएट जो है वह देख रहे थे, कहे चलो भाई इसको सीखने दो, बच्चा अपना लाइफ लेसन सीख रहा है। लॉस ऑफ लव्ड वंस। दिस पोएम हैज अ सरफेस मीनिंग एज वेल एज अ डीपर मीनिंग। इस पोएम का एक ऊपरी मीनिंग है, एक बहुत ही गहराई में मीनिंग है। If we read between lines, we will see that the ball symbolizes our family or friends whom we love, and the loss of ball symbolizes their death. देखिए, अगर हम देखें तो हम जानेंगे कि बॉल जो है वो सिंबलाइज है हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड से जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, और लॉस का मतलब हुआ उनकी मृत्यु। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक कस्टम्ड हो जाते हैं अपने लव्ड वंस को देखने के लिए कि वह मर रहे हैं। जैसे हम बड़े होते हैं तो जो दादा दादी होते हैं या और बड़े होते हैं तो माता पिता होते हैं, वो मरते हैं, उनको मरते हुए देखना पड़ता है। दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन तो है नहीं। तो वी विल लर्न हाउ टू डील विद सच अ लॉस एंड टू मूव ऑन फ्रॉम इट एज वेल। डेथ में ग्रीव अस और काउज अस टू फील डिप्रेस्ड। हमें सीखना चाहिए कि इस लॉस के सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को रख सकें, सही कैसे रख सकें, कैसे सही आगे चल सकें। डेथ जो है वह हम लोगों को एक ना एक दिन अपने आगोश में ज़रूर लेगा, और यह जो है सबके साथ होगा। फिर इसके लिए पहले से सोच करके पहले से मर जाना क्या, सूनर और लेटर हम सबको मरना है, ये इस तरह का फीलिंग जो है वो आएगा ही आएगा। लेकिन जो जीवित है उसे अपना नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अब द बॉल पोएम का टोन क्या है? द टोन ऑफ दिस पोएम इज वेरी somber एंड सैड। इस पोएम का टोन जो है बहुत ही somber है और सैड है, बहुत ही दुखद। द वे इन विच द पोएट डिस्क्राइब्स द बॉयज फीलिंग अपॉन लूजिंग द बॉल मेक्स अस फील ग्रेट sympathy for the boy. Even more than that, we can all relate to the experience that the boy is going through. That is perhaps why the poem does not overly depress us. We can also feel the boy's resignation, since death is not something that any man can escape. अब बॉल पोएम के बारे में। द बॉल पोएम इज़ वेरी रिलेटेबल। बॉल पोएम जो है वो काफ़ी रिलेटेबल है, बिल्कुल रिलेटेड है हमारे लाइफ से, हमारे इनोसेंस से, हमारे डेथ से। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट हेल्प बट वी टच्ड बाय द स्टोरी दैट द पोएट टेल्स अस। कहते हैं यही कारण है कि ये स्टोरी हमें बहुत ही टच कर जाता है। एवरीथिंग द बॉय इज गोइंग थ्रू वी ऑल हैव बीन थ्रू। इस पोएम में लड़का जिन जिन फीलिंग्स से गुजरा है, उन सारे फीलिंग्स से हम सभी गुजरते हैं। वट इज़ यूनिक अबाउट द पोएम इज इट्स सिम्बोलिज्म। पोएम को यूनिक बनाता है इसका सिम्बोलिज्म। अ थिंग एज सिंपल एज अ बॉल कैन सिग्निफाई एवरीथिंग दैट वी ह्यूमन बीइंग होल्ड डियरली इज अमेजिंग। यहाँ पे इस पोएम में बॉल जैसा एक सिंपल चीज़ का उदाहरण लेकर के बताया गया है। हम मनुष्य के जीवन में हर उन चीज़ के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही डियर हैं और जिनके लिए हमारा सोच काफ़ी अमेज होता है। पोएट ने कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया है हर एक मिनट एक्सप्रेशन जो लड़के के चेहरे पर है, जो हमें बताता है ऐसा फीलिंग्स कि ये फीलिंग्स हमारे साथ भी होता है जब कभी हमारे अपने जो है वह खो जाते हैं। जब अपने कोई खो जाते हैं तो हम भी अपने आप को उस लड़के के स्थान पर रख करके सेम फीलिंग फील करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इट ऑल्सो मेक्स अस फील दैट द पोएट कैन सी डायरेक्टली इन टू द ह्यूमन हार्ट एंड रीड इट एवरी बीट एक्यूरेटली। इस पोएम से हमें यह पता चलता है कि पोएट जो है वो ह्यूमन हार्ट को डायरेक्टली देख सकते हैं और उसके हर एक बीट को बिल्कुल एक्यूरेटली सुन सकते हैं। अ पोएट हु कैन अराउज सच एम्पैथी इज अ पोएट ऑफ मच स्किल। जिस तरह कोई पोएट अगर इस तरह की एम्पैथी को अराउज करता है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल होता है। एंड दैट इज़ व्हाट वी फील अबाउट जॉन बेरीमैन। और जॉन बेरीमैन में ये सारा एबिलिटी है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे लाइन्स बाय लाइन्स। What is the boy now?
who has lost his ball. What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. In these lines, the poet asks his readers a question. He had seen a young boy's ball rolling away from him, bouncing happily on its way, and finally falling into the water. He asks his readers what the boy should do now that his ball is gone. Next, no use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grave fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime. Another ball is worthless. Now, in these lines, the poet thinks for a moment that he ought to console the boy who has lost his ball by telling him that there will be other balls just like that one that he will come across sooner or later. However, he understands that such false consolation will not make the boy feel any better. A feeling of grief has come over the boy. He stands very straight for some time and then starts shivering all over. He watches the ball go into the harbor and down in the water, and he feels that his childhood has also taken the same route away from him. At such a time, the poet feels that it would be wrong to go up to the boy and intrude on his solitude. Giving him a dime to purchase another ball will not hold any value for him. Next, he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls, balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. The poet tells us that the little boy is undergoing a transformation. He just knew coming to the realization that the ball was his responsibility, as many things will be after this. In this world, everything you own is our responsibility, and you must keep those things safe. However, nothing you own will be yours forever. Other people will take away your ball, or it will get lost in some way or the other. No one will buy another ball for you. Money is only something you can show off, but ultimately it cannot buy you inner peace. Here, the ball is a symbol for all of one's possessions, and the poet is saying that we will certainly lose them one day and that they cannot be easily replaced. Next, his learning will behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and must know many days, how to stand up and gradually light returns to the street. A whistle blows the ball is out of sight. In these lines, the poet says that the boy's eyes have become filled with an awful sadness, but that behind all the grief, he is learning an important lesson. He is learning about the loss of things one considers precious. He is learning a lesson that every man must learn, and one that man must learn again and again. He is learning how to accept the loss and then move on. Suddenly, the boy is brought back to the senses after hearing the sound of a whistle nearby. He can no longer see the ball at all. Soon, part of me will explore the deep and dark floor of the harbor. I am everywhere. I suffer and move. My mind and my heart move with all that move me under the water or whistling. I am not a little boy. In this line, the poet says that he is the ball that is now about to reach the very bottom of the harbor. He is moving away from the little boy, and that pains him. Or he may be the one who blew the whistle as well. The truth is that he is everywhere but within the little boy. He has already grown up and therefore he has already learned about loss. He is always only watching others learn the same lesson as he has. अब हम लोग द बॉल पोएम का पोएटिक डिवाइस देखेंगे. राइमिंग स्कीम तो इसमें कुछ है नहीं. सबसे पहले मेटाफर. रियोटोरिकल डिवाइस इज यूज्ड व्हेन अ कन्वर्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज. रियोटोरिकल डिवाइस जो है इसका यूज किया जाता है जब व्हेन अ कोवर्ट कंपैरिजन, जब एक कोवर्ट कंपैरिजन जो है वो दो डिफरेंट थिंग्स या आइडियाज के बीच किया जाता है. इस पोएम में पोएट जो है वह मेटाफर डिवाइस का यूज किए हैं 8th लाइन में, जब वो कंपेयर करते हैं बॉयज के यंग डेज को या उसके चाइल्डहुड को लॉस्ट बॉल के साथ. अब एपोस्ट्रॉफी. ये जो रियोटोरिकल डिवाइस है इसका यूज किया है पोएट ने
When a poet addresses their poem to an absent audience, जब पोएट एड्रेस करते हैं अपने पोएम को किसी ऐसे ऑडियंस को जो कि पहले तो नहीं सुनना चाहता है. In this poem, the poet uses the device of an apostrophe in the 13th line as he directly speaks to the little boy and tells him that balls are always liable to get lost. 13th लाइन में जहाँ पर कि डायरेक्ट बताया जा रहा है कि लिटिल बॉय से वह डायरेक्ट यह कहते हैं कि अरे बॉल जो है यह तो खोता ही रहता है, बट वी नेवर सी द बॉय रिस्पॉन्डिंग टू हिम. लेकिन इसमें लड़का उनको क्या जवाब दिया यह नहीं लिखा हुआ है, तो यह एपोस्ट्रोफी हुआ. अब ट्रांसफर्ड एपिथेट इसमें यूज किया गया. This rhetorical device is used when emotion is attributed to a non-living thing after being displaced from a person. Most often the poet themselves. In this poem, the poet uses the device of the transferred epithet in the 15th line when he writes the phrase desperate eyes. It is not that the boy's eyes are sad, but that the boy itself is sad, that his eyes are expressing that emotions on his face. तो ट्रांसफर्ड एपिथेट जो होता है वो जब कभी मीनिंग जो लिटरली है वो किसी और दूसरे ट्रांसफर मीनिंग की तरफ इशारा कर रहा हो, ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है. जैसे इसमें जब कभी नॉन लिविंग थिंग जो है जब डिस्प्लेस करता है किसी पर्सन को या किसी पर्सन द्वारा डिस्प्लेस होता है तो पोएट जो है इसका यूज़ करते हैं. इस पोएम में पोएट ने ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ किया 15th लाइन में जब वह यह लिखते हैं कि डेस्परेट आइज. डेस्परेट आइज मतलब उदास आँखों से. यहाँ उदास आँखों का मतलब ये है आँखें नहीं, उदास लड़का खुद. लड़का जो है वह उदास होता है बॉल के खोने पर और इसका इमोशन उसके फेस पर दिखता है. ये पोएम मैंने अपने भरसक बहुत बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया. अब आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा.